सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 16 जो कि ये हमारा सबसे लास्ट वाला यानी सबसे आखिरी अध्याय है, इसे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महान बलिदान। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों चलिए थोड़ा सा पाठ से पहले और पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो पाठ से पहले में पहला प्रश्न है, बलिदान किसे कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, शीर्षक महान बलिदान। बलिदान का मतलब होता है कोई भी चीज़ दान में दे देना। अगर आपके पास किसी की कोई अमानत रखी है तो आप उसे वापस देंगे या नहीं। यानी आप बस ये सोच लीजिए कि अगर आपके पास किसी ने एक विश्वास के साथ कुछ रखवाया है तो क्या आप उसे वो चीज़ उसकी लौटाएंगे या अपने पास रख लेंगे और उससे झूठ बोल देंगे कि नहीं लौटाया। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, क्या कोई माँ दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को मरवा सकती है। नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी माँ अपने पुत्र किसी और के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान नहीं दे सकती। लेकिन इस पाठ में ऐसा बताया गया है कि एक माँ ने किसी और के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। तो चलिए बच्चों, पाठ के बारे में अब कुछ पढ़ लेते हैं। इतिहास में पन्ना धाय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में सदा अंकित रहेगा। राजवंश को बचाने के लिए पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। यह ऐतिहासिक कथा भारतीय नारी के चरित्र की महानता तथा कर्मठता का उल्लेख करती है। यानी इस पाठ के बारे में एक ऐसी नारी के बारे में बताया गया जिसका नाम पन्ना था। पन्ना धाय, धाय का मतलब होता है कि उपमाता, जो एक बच्चे की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, माँ के ही समान, उसे कहते हैं उपमाता। तो यहाँ पर राजवंश को बचाने के लिए बताया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि किस राजवंश को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया। यहाँ देखिए, दो बच्चे एक ही उम्र के एक औरत के पास खेल रहे हैं। एक इस औरत का खुद का पुत्र चंदन है और दूसरा चित्तौड़ के महान राजा उदय सिंह हैं। तो चलिए ये कहानी हम पढ़ते हैं। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विक्रमाजीत चित्तौड़ में राज्य कर रहे थे। वे बड़े अक्षम और आलसी थे। शासन कार्य में रुचि न रखने के कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। उनका व्यवहार भी बहुत रूखा था। एक बार उन्होंने एक वृद्ध एवं प्रतिष्ठित राजपूत सरदार को दरबार में ही घूसा मार दिया। दरबार में उपस्थित अन्य राजपूत इस अमर्यादित व्यवहार को सहन ना कर सके। तो बेटा यहाँ क्या बताया गया है कि चित्तौड़ के महाराज महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विक्रमाजीत जो हैं वो राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वे बहुत ही आलसी और उनके अंदर थोड़ी सी भी कुशलता नहीं थी कि वो शासन के कार्य को संभाल सकते, और उनकी रुचि भी नहीं थी। वो बहुत ही आलसी थे, तो सारा टाइम अपना जो है सोने में या फिर फालतू की बातें करने में बिता देते थे। और इतना उनके राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी कि लोग सोचते थे बस ये राजा किसी तरह से उतर जाए। एक बार क्या हुआ, राज दरबार में उन्होंने एक बहुत ही प्रतिष्ठित का मतलब होता है बेटा सम्मानित, एक सम्मानित वृद्ध यानी कि बुजुर्ग राजपूत को उन्होंने घूसा मार दिया। तो अब जो भी राजपूत थे और जो भी थे जो उन्हें मानते थे उस सरदार को, वो विक्रमाजीत से नाराज़ हो गए और उन्हें गद्दी से उतारने की कोशिश करने लगे।
विक्रमाजीत को सिंहासन से हटा दिया और उनके स्थान पर दासी पुत्र को राजा बनाया। उन्होंने एक व्यवस्था दी कि बनवीर तभी तक शासन कार्य देखेगा जब तक महाराणा का छोटा पुत्र उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। उस समय उदय सिंह 6 वर्ष का था। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अतः पन्ना नामक धाय उसका लालन पालन करती थी। पन्ना का भी अपना एक बेटा था। उसका नाम था चंदन, जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर ही थी। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। बेटा, जैसा कि अभी मैंने आपको एक चित्र दिखाया था ना, आपकी पुस्तक में वो चित्र बना है, उसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं। दोनों की आयु एक समान है, दोनों ही 6 वर्ष के हैं। और एक उसमें उदय सिंह है और दूसरा उस धाय यानी कि उदय सिंह की उपमाता का बेटा चंदन है। दोनों में इतनी मित्रता थी कि दोनों एक साथ खाते, रहते, खेलते, सारा कार्य एक साथ करते थे। क्योंकि उदय सिंह के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका पालन पोषण पन्ना धाय कर रही थी। विक्रमाजीत को सिंहासन से हटाने के बाद एक दासी पुत्र बनवीर को राजा बनाया गया था। तो जो बनवीर था उसको तभी तक राजा बना रहना था, वो तभी तक शासन कार्य देख सकता था जब तक महाराणा संग्राम सिंह का छोटा सा पुत्र उदय सिंह बड़ा न हो जाए। अब आगे देखिए कि बनवीर के मन में लालच आया या क्या हुआ। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं बेटा। राज्य मिला तो बनवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह तो तभी तक राजा है जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता। यदि वह उदय सिंह की हत्या कर दे तो राज्य हमेशा के लिए उसका हो सकता है। किंतु उदय सिंह के साथ उसे विक्रमाजीत की भी हत्या करनी होगी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बनवीर ने राजमहल में एक दीपदान का उत्सव रखा। यहाँ बेटा देखिए, जब राजा किसी को बनाया जाता है तो अगर किसी का हक है राजा बनने का, तो वो अगर राजा बनता है तो उसके मन में कोई भी लालच नहीं होती। लेकिन अगर जिसे राजा बनना ही नहीं है, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे राजा बनना है, अचानक उसे राजा बना दिया जाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। और जब लालच आता है तो वो लालच उनसे बुरे बुरे काम करवाता है। इसी तरह से जो बनवीर था एक दासी पुत्र था, तो दासी पुत्र तो कभी राजा बन नहीं सकता था, लेकिन अचानक उसे इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो अब वो क्या सोचने लगा कि उदय सिंह को रास्ते से हटा देते हैं और उनके साथ साथ विक्रमाजीत को भी मार डालते हैं, तो मेरे रास्ते में कोई कांटा रहेगा नहीं और मैं राजा बना रहूँगा और हमेशा राज्य करूँगा। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बनवीर ने राजमहल में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। जिस समय नगर के सभी लोग उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर चुपचाप विक्रमाजीत के महल में घुस गया। उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। जब बनवीर ने महल में प्रवेश किया, विक्रमाजीत अपने पलंग पर बेसुध सोए पड़े थे। अब देखिए, बनवीर ने अपनी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए ऐसे ही नाटक किया कि एक दीपदान का उत्सव रख देता हूँ, उसमें सब बिजी रहेंगे, उसमें सब व्यस्त रहेंगे, तो मैं अपना कार्य इधर कर लूँगा। और कार्य क्या था उसका करने का? विक्रमाजीत को ख़त्म करना और उदय सिंह को ख़त्म करना। तो जब विक्रमाजीत अपने राजमहल में बेसुध सोया हुआ था, उस समय आयोजन में सब लोग बिजी थे, व्यस्त थे, और बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के पहुंचा उन्हें ख़त्म करने के लिए, यानी मारने के लिए। तलवार के एक ही वार में बनवीर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया। बनवीर वहाँ नहीं रुका। रक्त में सनी तलवार लेकर वह उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के महल की ओर चल पड़ा। पन्ना को विक्रमाजीत की हत्या का समाचार तुरंत मिल गया था।
उसे यह सूचना भी मिल गई थी कि रक्त रंजित तलवार लिए बनवीर उधर ही आ रहा है। पन्ना राजमहलों के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित थी। वह तुरंत समझ गई कि विक्रमाजीत को मारने के बाद बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। बेटा अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि विक्रमाजीत को मारने के लिए बनवीर ने क्या किया, अपने तलवार से एक ही वार किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। विभत्स का मतलब होता है बेटा भयानक, इतना भयानक, यानी किसी का सिर धड़ से अलग हो जाए, कितना भयानक दृश्य। इतना भयानक दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया कि अरे किसने मार दिया, किसने मार दिया, क्यों मार दिया राजा को। तो बनवीर वहाँ एक पल भी नहीं रुका मारने के बाद, और वो उदय सिंह को मारने के लिए चल पड़ा। इधर पन्ना को सारी सूचना मिल चुकी थी और पन्ना ये भी जानती थी कि अगर मैंने शोर मचाया तो राजमहल में ऐसे षड्यंत्र होते हैं कि उदय सिंह को भी मारने में 2 मिनट नहीं लगेगा बनवीर को। वो जान गई कि उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर इधर ही आ रहा है अपनी खून से सनी तलवार लेकर। संकट एवं कठिन परीक्षा की घड़ी आ पड़ी। पन्ना को तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित करना था। उसी समय कीरत बारी चूटन लेने आया। पन्ना ने क्षण भर में सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में लिटाकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक दिया। उसने कीरत को समझाया, तुम टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ, तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करना। कीरत ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक था। अब पन्ना के लिए बड़ी ही मुश्किल का समय था बच्चों कि उसे क्या करना है। तुरंत उसे अपना कर्तव्य याद आया। कीरत बारी एक सेवक था जो बहुत ही स्वामी भक्त था। वो जूठे पत्तल लेने आया था, जैसे पहले राजा महाराजा लोग खाते थे, तो वो पत्तल कहीं इधर उधर फेंकते नहीं थे, तो वो पत्तल को इकट्ठा करने के लिए एक नौकर आता था। वैसे ही कीरत बारी वहाँ पर आया। कीरत बारी को उदय सिंह को सौंपकर उन्होंने बोला कि ये टोकरा ले जाकर के तुम नदी के किनारे पहुँचो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। उन्होंने उदय सिंह को उस टोकरे में अच्छे से लिटा दिया और पत्तलों से खूब अच्छी तरह से ढक दिया। अब पत्तल के टोकरे में राजकुमार होंगे ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा, और कीरत बहुत ही स्वामी भक्त था, इसलिए वो तुरंत ही टोकरा लेकर के चला गया। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कीरत के जाते ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उठाकर उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया और उसका मुंह ढक दिया। तभी बनवीर ने पन्ना के महल में प्रवेश किया। उसने कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना मुंह से तो कुछ नहीं बोली, किंतु उसने पलंग पर सोए हुए बालक की ओर संकेत कर दिया। बनवीर आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार से उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब कीरत बारी चला गया तो उस कमरे में पन्ना और पन्ना का बेटा था। पन्ना ने एक क्षण भी देर नहीं किया और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया और उनका मुंह कपड़े से ढक दिया। बनवीर वहाँ पहुँचा नंगी तलवार लेकर के, बड़े ही गुस्से में था। उसने पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला। कैसे बोलती है, एक माँ थी, अपने ही बेटे को मारने के लिए कैसे कहती, लेकिन उसने अपनी आंखों से इशारा कर दिया। जो बच्चा पलंग पर सो रहा था उसकी ओर इशारा किया, और वो बच्चा बेटा कौन था? चंदन, न कि उदय सिंह। तलवार के एक ही वार में उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए। पन्ना ने अपने होंठ सी लिए और मुंह से आह तक नहीं निकाली।
पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक तक किसी को नहीं लगने दी। वह उसका शव लेकर रात में ही नदी के किनारे पहुंची और अपने लाडले को नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद वह कीरत के साथ खड़े उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में चली गई। अब बेटा देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बनवीर को जब पता लगा कि उदय सिंह पलंग पर सो रहे हैं तो उसने क्या किया, उस तेज धार वाली तलवार से उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए। पन्ना ने अपने ही सामने अपने बेटे की मृत्यु होते देखा और उसने अपना होंठ सी लिया, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं, एक आह तक उसके मुंह से नहीं निकली। और इसके बाद भी पन्ना ने अपने बेटे की मौत की सूचना तक किसी को नहीं लगने दी और वो उसका शव लेकर के रात में नदी के किनारे, जहाँ कीरत बारी उसका इंतज़ार कर रहा था, वहाँ चली गई। उसने तुरंत अपने बेटे के शव को नदी में प्रवाहित कर दिया, यानी बहा दिया, तैरा दिया, और उसके बाद वो कीरत के साथ खड़े उदय सिंह को लेकर के कमलमेर के किले में चली गई। अब यहाँ देखिए बेटा, वहाँ का किलेदार आशा शाह बड़ा स्वामी भक्त था। पन्ना ने उसे सारी बातें बताई। पन्ना के अनुपम बलिदान को सुनकर वे अचंभित रह गए। उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण किया। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राजा बना। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे। पन्ना के महान बलिदान ने उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया। उस त्याग मूर्ति नारी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अब जब पन्ना उदय सिंह को लेकर के कमलमेर के किले में चली गई तो वहाँ का जो किलेदार था आशा शाह, वो भी बहुत ही स्वामी भक्त था। चित्तौड़ का बहुत ही स्वामी भक्त था वो। इस वजह से पन्ना उनके पास गई थी। उन्होंने सारी बातें आशा शाह को बताई। पन्ना के बलिदान को सुनकर आशा शाह अचंभित रह गए कि अरे इतना बड़ा बलिदान कैसे कोई कर सकता है। तो उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया, उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया। बड़े होकर के वो चित्तौड़ के राजा बने उदय सिंह। और महाराणा प्रताप के बारे में सबने पढ़ा है। तो महाराणा प्रताप जो थे वो इन्हीं उदय सिंह के पुत्र थे। अब यहाँ देखिए बेटा, पन्ना के महान बलिदान ने उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया। हम पन्ना को कैसे जानते हैं? अगर एक साधारण स्त्री होती उस समय, अगर उसने ये निर्णय नहीं लिया होता तो क्या होता? उदय सिंह जिंदा नहीं होते और उसके बाद हम महाराणा प्रताप के बारे में भी नहीं जान पाते। लेकिन उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर एक राजा, एक राजवंश को जिंदा रखा। तो उनका बलिदान सदा सदा के लिए अमर हो गया और पन्नाधाय भी सदा के लिए अमर हो गई। इसलिए पन्नाधाय का नाम हम बड़ी सम्मान के साथ लेते हैं। आगे बेटा हम पढ़ते हैं कठिन शब्द। तो इस पाठ में कठिन शब्द क्या है? संग्राम सिंह, विक्रमाजीत, चित्तौड़, अव्यवस्था, वृद्ध, अमर्यादित, घूसा, षड्यंत्रों, पत्तलों, ये सब आपके कठिन शब्द हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ, कठिन शब्द को आपको अपनी कॉपी में 3 बार लिखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अक्षम यानी अकुशल, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, अमर्यादित अशिष्ट, धाय उपमाता, विभत्स भयानक, रक्तरंजित खून से सनी, प्रतीक्षा इंतज़ार, अनुपम जिसकी तुलना न हो, अचंभित आश्चर्यचकित, श्रद्धा सम्मान। ये आपके शब्दार्थ हैं। इसे भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बेटा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पाठ एक बार आप फिर से अपने घर पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको ना समझ में आए, जब ऑनलाइन क्लास आपकी होगी तब आप पूछिएगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।